नमस्कार। ऑफबिट वन में मैं संजय उपाध्याय। यह कहानी है लव की, सेक्स की, मर्डर की और पॉलिटिक्स की। ये सबका कॉकटेल है। पुरानी है इसकी प्रासंगिकता, क्योंकि राजनीति में रूप लावण्य रखने वाली महिलाएं या फिर लड़कियों की हत्या बड़ी बात नहीं मानी जा रही। यह दुखद है, राजनीति के लिए भी और समाज के लिए भी। कहानी है बिहार की 1983 की 11 जुलाई की। उन दिनों न तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था और न ही डिजिटल का क्रेज़ इतना कि लोग या तो इसे बाइबिल समझते या कोई चालीसा। सुबह के अलसाए जैसे ही 11 मई 1983 को सुबह में अलसाए जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली, नींद से जागे, वैसे ही अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छपी। बॉबी की संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश कहीं अज्ञात जगहों पर छिपा दी गई। लोगों के रूह कांप उठे, बेचैनी से पूरी खबर को पढ़ने लगे, क्योंकि बॉबी उन दिनों राजनीतिक गलियारे की एक हॉट गर्ल थी। उसका असली नाम निशा त्रिपाठी था। वह टाइपिस्ट थी विधान परिषद में और कई मंत्रियों के यहाँ उसका धड़ल्ले से आना जाना था। 2 अखबारों के फ्रंट पेज की फर्स्ट लीड खबर कि बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत, लाश कहीं छिपा दी गई। पब्लिक क्या, सरकार के भी होश उड़ गया। उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। कांग्रेस की सरकार थी। जिस बॉबी की हत्या वह थी तो विधान परिषद में टाइपिस्ट, पर उसकी रसूख इतनी कि किसी भी मंत्री के यहाँ अगर वह फ़ोन कर दे तो किसी में ना कहने का साहस नहीं होता था। किसी मंत्री के दरवाजे पर कहीं वह खुद चली जाए तो मंत्री जी उसे स्वर्णिम दिन या स्वर्णिम रात समझकर खुद उसकी खिदमत में लग जाते। थी तो वह रूप और लावण्य की मल्लिका। टाइपिस्ट होने के बाद उसके संपर्क इतने गहरे थे कई मंत्रियों से कि किसी का कोई भी काम सरकार से जुड़ा हुआ रुकता नहीं था। वह थी विधान परिषद की, तत्कालीन विधान परिषद एक कोई दास थी, उनकी दत्तक पुत्र, जो ईसाई धर्मावलंबी थी। उसी की दत्तक पुत्री थी वह जितनी उतनी ही शातिर। महत्वाकांक्षा भी स्वाभाविक रूप से काफ़ी हिलोरे मारने लगी थी, क्योंकि उसकी रसूख बड़े और ऊंचे पद के लोगों से। आम अधिकारियों को वो तो बहुत महत्व भी नहीं देती क्योंकि वह सीधे मिलती थी मंत्रियों से। नूर परी की तरह। महंगी साड़ी और महंगा स्प्रे उसकी कमजोरी थी। घटना तो करीब 4 दशक पुरानी है, पर राजनीति से जुड़े लोग कहते हैं कि उसके सातिराना अंदाज से कई लोगों के सीक्रेट, कई लोगों की गोपनीय बातें उसके पास थीं। प्रामाणिक दस्तावेज भी थे। शायद कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी थी। उसकी हत्या से हालत यह हुई कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में सनसनी फैल गई, आग सी लग गई। सचिवालय में बाबुओं की कलम रुक गई और बॉबी की चर्चा अधिक होने लगी। सरकार हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि सरकार कभी भी गिर जाएगी। यह पहला मौका था। एक तरफ पुलिस महकमा और दूसरी तरफ माने विधायिका, लेजिस्लेचर, सबके होश फाक था। किशोर कुणाल बिल्कुल युवा आईपीएस ऑफिसर के रूप में गुजरात से बिहार कैडर आए थे। पटना में उन्होंने कमान संभाली थी और इस घटना को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया। चुनौती भी ऐसी कि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक मंत्रियों और विधायकों के दबाव पर मुख्यमंत्री
डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने उनसे कहा कि मामले को ध्यान दीजिए, सरकार की का सवाल है। जवाब में किशोर कुणाल ने कहा कि मैं जानता हूं, एक बेदाग छवि के, स्वच्छ छवि के चरित्रवान कृपया कर इसमें हाथ न डालें और इसकी आग इतनी फैलेगी या फैल चुकी है कि कहीं इसमें आपकी उंगलियां भी न जल जाए। इन बातों में चेतावनी थी और एक तरफ पुलिसिया की अनुसंधान हर हाल में और हुआ तो ऐसा हुआ कि शायद बिहार में वैसा बहुत कम हुआ। जैसे कब्र से लाश निकाल ली गई बॉबी की और निकाल कर अनुसंधान जारी कर दिया। किशोर कुणाल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 15 दिनों तक तो उन्हें इसका सुराग ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बेचैन थे और बेचैनी का, और इधर अखबार रोज खबरों को, बेचैनी उनकी और बढ़ी हुई थी, चुनौती उनकी और बढ़ गई थी। एक बार वे पटना स्थित महावीर मंदिर में गए और उन्होंने प्रार्थना की। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में, मुझे इसमें शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। ठीक दूसरे दिन हुआ ऐसा, मेरा मतलब विधान परिषद जो सभापति थी, उनके आउटर पोस्ट में बिजली के ऑपरेटर रहते थे, उससे उन्होंने बात की और उन लोगों ने बताया कि 6 मई की रात में रघुवर दास तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ आए और उस रहस्यमय व्यक्ति ने बॉबी को सफ़ेद उजला सा पदार्थ दिया। वह खाई, कई बार उल्टियाँ की। वैसे उसकी तबीयत कुछ दिनों से बॉबी की खराब चल रही। रघुवर झा वो दवा के बहाने वो पदार्थ, सफ़ेद पदार्थ, जो एक वह भी रहस्यमय पदार्थ था, वापस लौट आए कि बॉबी की तबीयत और बिगड़ने लगी। एमएलसी और बिहार विधान परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष राजेश्वरी सरोज दास की दत्तक पुत्री थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पीएमसीएच में, क्योंकि उन दिनों पीएमसीएच बहुत इमिनेंट माना जाता था और इतने प्राइवेट हॉस्पिटल। हत्या को किशोर कुणाल ने चुनौती के रूप में लिया। हत्या की चर्चा सचिवालय हर जगह सरेआम होने लगी। किशोर कुणाल के कान, हत्या के 15 दिनों बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्हें कोई लीड मिला नहीं था। 15 दिनों की मगजमारी के बाद जो सबूत उनको मिले, वे सबूत एक लीड के रूप में काम करने लगा। मेरा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन का लीड के रूप में काम करने लगा। सरोज दास के मुताबिक 6 मई की देर रात वह घर लौटी। पेट दर्द और उल्टी के बाद उसे पीएमसीएच भर्ती कराया गया। मामले की समीक्षा के बाद क्लियर हो गया यह मामला कुछ गंभीर है और रहस्य, मिस्ट्री अधिक ही है इसमें। लेकिन तब तक जो लीड उनको मिला था किशोर कुणाल को, वह एक अचूक लीड था। जो बातें की थी वो बिजली ऑपरेटर से, उन बातों को मेरा मतलब बॉबी की से भी उन्होंने बातें की बंद कमरे में, और चुपके से एक रिकॉर्डिंग को, टेप रिकॉर्डर को वहाँ पर उन्होंने लगा दिया उनके टेबल में। हालत यह कि टेबल की रिकॉर्डिंग की जानकारी वो दास को नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दास खुद बहुत नर्वस थी। बार बार पुलिस वहाँ जाकर पूछती थी। दत्तक पुत्री की हत्या हुई थी, पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा हो रही थी हत्या की, तरह तरह की बातें फैल रही थी। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। खास करके बिजली ऑपरेटर और की बातें पर हामी भरते हुए, पुष्टि करते हुए जब दास ने कह दिया कि हाँ, 6 मई की रात में एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ रघुवर दास आए थे और उन्होंने कुछ उसे खिलाया था,
तो मेरा मतलब किशोर कुणाल बिल्कुल आश्वस्त हो गए, वो भीतर से निश्चिंत हो गए कि मामला को अब दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने तुरंत अपने रिकॉर्डिंग को टेबल के नीचे जो उन्होंने इंस्टॉल करके छिपा करके रखा था टेप रिकॉर्डर को निकाला और दास को सुना दिया और दास को कहा कि अब आप वही स्टेटमेंट देंगी मजिस्ट्रेट के पास जो स्टेटमेंट अभी आपने सुनाया। दास कुछ देर के लिए, नेचुरली दास की रिकॉर्डिंग थी, दास का कन्फर्मेशन था। इस बीच पूरी सरकार हिलने लगी थी, अखबारों में खबर छपने लगी और सरकार सकते में पड़ गई थी। कई मंत्री और विधायक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास गए और मामले को दबवाने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने किशोर कुणाल को फ़ोन किया, लेकिन किशोर कुणाल ने कह दिया कि आपकी उंगलियां जल जाएंगी, आग बहुत भयानक और आग फैलेगी। जगन्नाथ मिश्र फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया। उनके चरित्र का हवाला देते हुए कहा कि बेहतर हो कि आप जैसे चरित्रवान आदमी इस मामले में न पड़ें। इन सुरागों के आधार पर कई लोगों से भी पड़ताल की। पड़ताल के बाद अगले दिन उन्हें दास के आउटर पोस्ट पर वो जो मिले, उसको उन्होंने कह रखा था कि वो बराबर आकर उनसे मिलता रहे और शायद पुलिसिया धमकी भी दी थी कि नहीं मिलने का अंजाम बुरा होगा, क्योंकि किशोर कुणाल बार बार वहाँ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती का। इन सुरागों के आधार पर कुणाल ने बॉबी की डेड बॉडी को कब्र से निकलवा ली। यह अपने किस्म की पहली घटना थी कि किसी शव को, किसी लाश को निकलवा लिया जाए और इसके बाद डेड बॉडी को निकलने के बाद ही कई राजनेता के होश उड़ गए, कई बदहवास हो गए और कई तो कमरे में बंद अपने निकले ही नहीं। उन्हें यह भय सता रहा था कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने विसरा रिपोर्ट को फॉरेंसिक लैब में भेजा। यहाँ मैं बता दूं कि चूंकि दास ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, इसलिए रिचुअल से ही वो बॉबी को दफनाया गया था, कब्र से निकाल लिया गया। विसरा रिपोर्ट को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि उसे मेलाथाइन नामक एक जहर दिया गया। मेलाथाइन नामक एक जहर दिया गया था। दास ने भी दोनों गवाहों की बातों की पुष्टि की। वहाँ किशोर कुणाल ने, अब किशोर कुणाल की मामले को वो लीड लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस विभाग में इस घटना की लगभग रोज होती। पॉलिटिकल सर्किल में जो आग लगी थी, इसका भी हवाला बड़े पुलिस अधिकारी उन्हें देते हुए चेतावनी भरे लहजे में कह रहे थे या कहते थे कि अति सावधानी से इस कार्य को, माने मेटिक्यूलसली इसको अंजाम देना है, वरना पूरा पुलिस महकमे की वर्दी पर दाग लगता है। किशोर कुणाल बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्होंने अपने बॉस को, आईजी को आश्वस्त किया कि इसमें आप निश्चिंत रहें, मामला मेरे पास है, अनुसंधान मेरे पास है, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाओ। और लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए हमारे पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, मिटा नहीं सकता। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तो हाथ मलते रह गए थे। बताया तो ऐसा भी जाता है, खुद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 दिनों तक कमरे में लगभग बंद रहे थे। बहुत बेचैनी में वो अपने कैंपस में कभी कभी निकलते और लोगों से घूमते फिरते और लोगों से लेकिन बात नहीं करते थे। और हाउस गार्ड को उन्होंने कह रखा था कि मिलने वाले को कह दो कि वे नहीं मिलेंगे। मेरा मतलब कि वो एक तरह से अवसाद की स्थिति में चले गए थे, क्योंकि सरकार डगमगा रही थी, हिल रही थी और कभी भी सरकार गिर सकती थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के
चरित्र पर एक धब्बा सा भी लग गया। अब मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी की बात आई। आदेश निकला कि मुख्य अभियुक्त रघुवर दास, मेरा मतलब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, को अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाए। यह आदेश की कॉपी, प्रति भी अखबारों में छपी और लगभग आग सी लग गई पूरे बिहार में और हंगामा बरप गया पूरा पॉलिटिकल सर्किल में। पॉलिटिकल सर्किल सन, क्योंकि रघुवर दास भी कोई छोटी हस्ती नहीं थे। इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी और घटना में मोड़ आया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, मेरा मतलब मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर की चुनाव में जा रहे थे। इसी बीच हवाई अड्डे पर, पटना एयरपोर्ट पर करीब 40 विधायक और मंत्री उनसे मिलकर गुहार लगाई कि मामले को हर हाल में हाशप कर दिया, रफा दफा कर दिया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को सीधे जम्मू कश्मीर नहीं जाकर दिल्ली भी जाना था और दिल्ली में उन्हें कुछ दिशा निर्देश प्राप्त करना था कांग्रेस के पॉलिटिकल बॉसेस से। और उसके बाद वहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूरे होशो हवास में लेकिन लड़खड़ाते कदमों से वो हवाई जहाज पर चढ़े और दिल्ली पहुँचे। किशोर कुणाल भी फेलोशिप के लिए गए थे, एकेडमिक आदमी, पढ़ने लिखने वाले आदमी। दूसरी ओर पुलिसिया धर्म, पुलिसिया कर्तव्य को निभाने वाले फेलोशिप के लिए गए थे। दिल्ली में उन्हें जानकारी मिली, किसी पत्रकार ने फ़ोन किया कि मामले को, मेरा मतलब बॉबी हत्याकांड को, इतना सुनते किशोर कुणाल को करंट सा लग गया। वो तिलमिला उठे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति, लेकिन उस शक्ति फेर दिया पॉलिटिकल बॉसेस ने। मामला सीबीआई में चला गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बारे में बताया जाता है, ऐसा करते नहीं तो करते क्या, क्योंकि सरकार हिल रही थी, सरकार गिर जाती। और जैसे ही इसकी जानकारी किशोर कुणाल को किसी पत्रकार ने दी कि मामले को सीबीआई में दे दिया गया है, किशोर कुणाल वहीं, मेरा मतलब दिल्ली में बैठ गए और कुछ देर बाद उठने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुँचे। मेरा मतलब फेलोशिप सेंटर पर वो पहुँचे। एक साल बाद, महज एक साल, सीबीआई की रिपोर्ट आई, बॉबी ने आत्महत्या की है, यह हत्या का मामला नहीं है, और क्लोजर रिपोर्ट उसने लगा दी। अब आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल पावर के बारे में और पॉलिटिकल कैरेक्टर के बारे में। राजनीति का चरित्र होता क्या है, सत्ता का चरित्र। ठीक उसी तरह शिल्पी गौतम हत्याकांड में सीबीआई ने आत्महत्या करार देकर क्लोजर रिपोर्ट लगाई। उसी तरह से इस कांड में, मेरा मतलब 83 के कांड, बॉबी हत्याकांड, मामला खत्म हो गया, समाप्त हो गया